नमस्कार बच्चों। आज हम यूनिट नंबर जो 12 है उसका नया टॉपिक जो है हरित गृह प्रभाव उसको पढ़ेंगे। हरित गृह प्रभाव भी बहुत ही सामान्य सा प्रकार का टॉपिक माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव हिंदी में होता है, अंग्रेजी में इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है ना। हरित गृह प्रभाव हो गया और इसको अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। वैसे हम इसके ऊपर सामान्य सी बात कर लें कि देखिए बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है ये। इसमें भी हम वही 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हरित गृह प्रभाव होता क्या है, परिचय वाला जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो लेंगे। उसके बाद में हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, हरित गृह प्रभाव के कारक मान लीजिए, कारण मान लीजिए, स्रोत मान लीजिए, वो देखेंगे हम सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम मान लीजिए, प्रभाव मान लीजिए, है ना, वो देखेंगे। फोर्थ नंबर का जो अंतिम टॉपिक होगा वो होगा हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने वाले कारक या उपाय। नियंत्रित करने के कारक, नियंत्रित करने वाले कारक या उपाय। हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करने वाले उपाय पढ़ेंगे चौथे टॉपिक में। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। इस टॉपिक में देखिए आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, 11th क्लास से रिलेटिव टॉपिक माना जा सकता है ये। आपने देखा होगा कि जब जो सौर विकिरणें जो होती हैं, सूर्य से आने वाली जो ताप की जो किरणें होती हैं, ताप किरणें, उष्मा की किरणें, ऊर्जा की किरणें, है ना, तो सूर्य की जो विकिरणें होती हैं जिनको हम सौर विकिरणें बोलते हैं, तो सौर विकिरणें या सौर किरणें या सूर्य किरणें, ठीक है ना। तो सूर्य किरणें आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनकी उपस्थिति से वो आ तो जाती हैं, क्योंकि वो लघु तरंगों के रूप में आती है ना। लघु तरंगों के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की ओर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता मान लीजिए या उनका मिश्रण मान लीजिए या सघनता मान लीजिए या उनका जो संघनन है ना, डेंसिटी जो है किरणों मतलब उन गैसों की अधिक हो जाती है वायुमंडल में, तो पार्थिव विकिरण के रूप में, आप जानते हैं पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में, मतलब पृथ्वी के गर्म होने के उपरांत जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौटती है ना। तो ये ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, पार्थिव विकिरण से वापस लौटने वाली वायुमंडल की ओर वापस लौटने वाली जो सौर विकिरणें होती हैं उनको क्या करती हैं, जिनको हम सौर विकिरणें नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, पार्थिव विकिरणें कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, पार्थिव किरणें कहते हैं, ठीक है ना, जो वापस वायुमंडल में लौटती हैं उनको ये क्या करती हैं, रोक लेती हैं। अब आप सोचो कि जब पार्थिव विकिरण जो होती हैं, पार्थिव विकिरणें जो होती हैं उनको जब लगातार ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा रोक लिया जाता है तो पृथ्वी का तापमान जो औसत 15 डिग्री सेल्सियस होता है, वो औसत तापमान लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। जब औसत लगातार तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जिसको हम वैश्विक तापन कहते हैं, दिन प्रतिदिन क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो औसत तापमान होता है उससे लगातार तापमान बढ़ेगा, तो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और यही क्या है, यही क्या है, पूरा का पूरा हरित गृह प्रभाव है। इसे ही हम हरित गृह प्रभाव की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता है इसको हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो शीत या यूँ कहें ध्रुवीय हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं, शीत मान लीजिए या ध्रुवीय मान लीजिए, ध्रुवीय जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, ठंडे जो क्षेत्र हैं, ठंडे जो प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के कांच के घर बनाए जाते हैं
कांच के घर बनाए जाते हैं और उन जो कांच के घर होते हैं उन कांच या जो कांच के घर होते हैं उन कांच की दीवारों से सौर विकिरणें सूर्य की किरणें तो प्रवेश कर जाती हैं, सूर्य की किरणें तो प्रवेश कर जाती हैं क्योंकि वो लघु तरंगें होती हैं न। और जैसे ही सूर्य की किरणें उस कांच के घर में प्रवेश कर जाती हैं, जब तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद में वो बढ़ा हुआ तापमान जो दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाता है, वो उन कांच की दीवारों से बाहर निकल नहीं पाता है और ठंडे क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठंडे जो क्षेत्र हैं उनमें भी उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसी कारण इसको हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की संज्ञा दी जाती है। जो हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन का मतलब हरी, हरी जो सब्जियां होती हैं, हाउस मतलब घर, है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली या पैदा की जाने वाली जो हरी सब्जियां होती हैं उनका उत्पादन शीत या ध्रुवीय क्षेत्रों में भी मुख्यतः कर लिया जाता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए हम इसको डिटेल से लेते हैं। पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में जो है हरित गृह प्रभाव क्या है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभी हमने देखा ना, पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें लगातार जो निरंतर वृद्धि हो रही है, किसके कारण हो रही है? सौर विकिरणों के कारण हो रही है ना। और आपको पता है इस प्राकृतिक प्रक्रिया में मानव के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनकी मात्रा में वृद्धि किसके द्वारा हो रही है? मानव के द्वारा हो रही है ना। देखिए अपन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण विगत मतलब पिछले बीते हुए 50 वर्षों से पृथ्वी के तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इन मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इन ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसों को रखा जाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, यहाँ पे ये CO2 लिखा हुआ है। जलवाष्प है, जलवाष्प मतलब वापर। एक नाइट्रोजन डाई भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, जिसको NO2 बोल रहे हैं अपन। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्या हुआ? CFC। जो एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, है ना, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, है ना, एयर कंडीशनर्स क्या होते हैं? AC, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AC। आपने देखा होगा ना, अंकल जी ने AC लगवा लिया, है ना, फलां ने AC लगवा लिया। AC से पूरा जो रूम होता है वो बिल्कुल मतलब ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है ना। AC में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे घर पे भी इसका वो कर सकते हैं, जैसे आपके कूलर होता है ना, तो उसमें ऐसे फॉग आता है, एक छोटा सा यंत्र आता है फॉग। उस फॉग से जो जल की बूंदें होती हैं वो बहुत बारीक हो जाती हैं, और बारीक जल की बूंदें जब हो जाती हैं तो वो हवा में तैरने लगती हैं, और हवा के साथ में तैरते हुए वो उस रूम में पूरे में फैल जाती हैं और वो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से AC कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। AC का फुल क्या होता है? एयर कंडीशनर्स, ठीक है ना। तो एयर कंडीशनर्स हैं, और जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। तथा मीथेन CH4, मीथेन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। मतलब ये संकेतक है, इसका सिंबल है, ठीक है ना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CH4 क्या है? मीथेन है। आदि गैसों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं उपरोक्त ग्रीन हाउस गैसें। उपरोक्त मतलब कौन कौन सी? मुख्यतः तो देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को मान सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मान सकते हैं। मुख्य गैसों में एक तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम अच्छे से ध्यान करें, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आप अच्छे से ध्यान कर लें, ठीक है ना। इन दोनों गैसों के कारण मुख्यतः, ठीक है, हरित गृह प्रभाव को सबसे ज़्यादा, या यूँ कहें उत्तरदायी जो गैसें हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी हैं? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ये और तो नगण्य होती हैं। उपरोक्त ग्रीन हाउस गैसें
सौर विकिरणों को, सौर विकिरण कह लीजिए या फिर सूर्य किरणें कह लीजिए, सूर्य किरणें कह लीजिए या सौर विकिरण कह लीजिए, है ना, सूर्य की किरणें या सौर विकिरणों को पृथ्वी की वायुमंडल की ओर पहुंचने देती हैं। जो ये गैसें हैं ना, ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने देती हैं, किंतु ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन किंतु जब इन गैसों में, कौन कौन सी गैसों में, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, इन गैसों का संघनन बढ़ जाता है, इन गैसों का वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनमें वृद्धि हो जाती है इनकी मात्रा में, है ना। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस, किंतु ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ पे ये संग्रहण नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, संघनन करना है, संग्रहण नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, या तो आप संगठन कर सकते हैं या संघनन कर सकते हैं, ठीक है ना, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, या यूं कहें किंतु ग्रीन हाउस गैसों का संगठन या संघनन या वृद्धि या मात्रा, किंतु ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है या संघनन अधिक होने के कारण इन गैसों के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में एक मोटी परत निर्मित हो गई है। ग्रीन हाउस गैसों का संगठन या संघनन या मिश्रण, किंतु ग्रीन हाउस गैसों का संगठन अधिक, संघनन नहीं है, यहाँ पे ये जो संग्रहण लिखा हुआ है ना, संग्रहण मत करना, यहाँ पे इसको संगठन कर लेना, संगठन या संघनन, संगठन ठीक रहेगा इस शब्द की जगह, किंतु ग्रीन हाउस गैसों का संगठन कर देना यहाँ पे, ठीक है, संगठन। किंतु ग्रीन हाउस गैसों का संगठन अधिक होने के कारण इन गैसों के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में एक मोटी परत निर्मित हो गई है। मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, मीथेन है, जब इनकी मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, तो लगातार वृद्धि के कारण ऊपरी वायुमंडल में एक मोटी परत निर्मित हो गई है। किनसे निर्मित हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जलवाष्प से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और मीथेन से एक मोटी परत निर्मित हो गई है। और वह मोटी परत क्या करती है, वह मोटी परत जो है वो सूर्य की विकिरणों या सूर्य की किरणों के लिए तो पारगम्य है। जो मोटी परत इन गैसों की उपस्थिति के कारण निर्मित हो गई है वह सूर्य की विकिरणों के लिए तो क्या है, पारगम्य है, सूर्य की विकिरणों को तो आने देती है, पारगम्य है, एवं पार्थिव विकिरणों के लिए अपारगम्य है। पार्थिव विकिरणों के लिए वो मोटी परत क्या करती है, अपारगम्य है। मतलब इन गैसों में वृद्धि के कारण जो मोटी परत निर्मित हो गई है ऊपरी वायुमंडल में एक मोटी परत निर्मित हो गई है। उस मोटी परत के निर्मित होने के कारण जो सूर्य विकिरणों के लिए तो पारगम्य है और पार्थिव विकिरणों के लिए क्या है, अपारगम्य है। पार्थिव विकिरणों के रूप में जो उष्मा तरंगें या ऊर्जा या किरणें या विकिरणें वायुमंडल की ओर वापस लौटती हैं उनको वो लौटने नहीं देती है, ठीक है ना, अपारगम्य होती है उनके लिए वो मोटी परत, जिसके परिणाम से पार्थिव विकिरण के रूप में पार्थिव विकिरण के रूप में सूर्यताप कह लीजिए या सूर्य की किरणें कह लीजिए, सौरताप भी होता है यहाँ पे, सौरताप, यहाँ पे आप सौरताप कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, कमज़ोर बच्चे की कॉपी है ये, यहाँ पे आप सौरताप करोगे ना, सौरताप तो वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है ना। सौरताप वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है जिसके परिणाम से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। हम बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है उसमें वृद्धि होती है। इसे ही क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। सामान्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है। यहाँ पे देखिए नियंत्रण नहीं है, यहाँ पे ये निरंतर है। क्या है, यहाँ पे निरंतर है। सामान्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है।
नियंत्रण की जगह क्या करोगे, निरंतर। निरंतर वृद्धि होने की समस्या है जिसके अंतर्गत सौर विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में ही रोक लिया जाता है, जिसके अंतर्गत सौर विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में ही रोक लिया जाता है तथा सौर विकिरणें क्या लिखना है यहाँ पे, सौर विकिरणें पुनः वायुमंडल में नहीं लौट पाती हैं। इस प्रकार से ठीक करना है इसको, सौर विकिरणें पुनः वायुमंडल में नहीं लौट पाती हैं, इसको काट देना। यहाँ पे सौर विकिरणें हैं, ये विकिरणें, ठीक है। सौर विकिरणें पुनः वायुमंडल में नहीं को पहले लेना और लौट पाती हैं, नहीं लौट पाती हैं। सौर विकिरणें पुनः वायुमंडल में नहीं लौट पाती हैं, ठीक है ना। जब वो लौट नहीं पाती हैं, क्योंकि जो हरित गृह या यूं कहें ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, हरित गृह जो गैसें हैं, जब उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उनके सांद्रण में वृद्धि हो जाती है ना, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उनकी मात्रा बढ़ने के कारण ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो सौर विकिरणों को तो आने देती हैं वायुमंडल की ओर, जबकि पार्थिव विकिरणें जो हैं उनके लिए ये अपारगम्य होती हैं, इनको ये वापस वायुमंडल में पहुंचने नहीं देती हैं। जब लगातार उनको पहुंचने नहीं देती हैं तो तापमान क्या हो रहा है, लगातार पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है ना, उसमें वृद्धि हो रही है। जब लगातार वृद्धि हो रही है, वृद्धि होती रहेगी, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हरित गृह प्रभाव कह रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, हरित गृह प्रभाव के कारण कह दीजिए या स्रोत कह दीजिए, हरित गृह प्रभाव के कारण या स्रोत। हरित गृह प्रभाव के कारण या स्रोत मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कारण में वही चीज़ें आएंगी जिनके कारण में वही चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की गई हैं जिनके कारण आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। CO2 बढ़ता है, NO2 बढ़ता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ता है, आपका मीथेन CH4 बढ़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC। जब इन विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो इनकी मात्रा से ही तो आपका हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम वही बात कर रहे हैं, हरित गृह प्रभाव के कारण या स्रोत जो है, पहला जो है औद्योगिक इकाइयों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। औद्योगिक इकाइयों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। देखिए मुख्यतः औद्योगिक इकाइयों से ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक इकाइयों से ही निकलती है, CO2 की मात्रा, है ना। जलवाष्प पहले से ही आपके वायुमंडल में मौजूद रहती है ना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी कुछ हद तक औद्योगिक इकाइयों से निकलती है। मीथेन जो धान की फसल होती है उससे निकलती है, ठीक है ना। और साथ में आपका जो ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर्स मतलब AC जो हैं उनसे निकलती हैं CFC, जैसे CO2। अब यहाँ पे देखिए औद्योगिक इकाइयों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CO2 लिखा हुआ है, SO2 लिखा हुआ है। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आदि गैसें औद्योगिक इकाइयों से निकलती हैं, तो इनका भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हरित गृह प्रभाव के जो कारण हैं उनमें यहाँ पे पहला कारण क्या हो गया, औद्योगिकरण। पहला कारण क्या हो गया, अगर हम इस पहली लाइन को मैंने देखो ईजी करके लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला जो कारण होगा वो औद्योगिकरण होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, CO2 गैसें पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैसें मानी जाती हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है, किंतु विगत कुछ वर्षों से
पिछले कुछ वर्षों से वनों के विनाश के कारण CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। वनों के विनाश के कारण CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आपको पता है श्वसन प्रक्रिया के दौरान तो पेड़ पौधे भी O2 को ही लेते हैं, ऑक्सीजन को ही लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पेड़ पौधे किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय पेड़ पौधे जो हैं वो कौन सी गैस को काम में लेते हैं? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काम में लेते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो लगातार कुछ वर्षों से तो वनों के लगातार, देखिए दूसरा टॉपिक अगर हम किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वनों का विनाश। यहाँ पे पहला तो क्या किया अपन ने? औद्योगिकरण हो गया ना, है ना, औद्योगिकरण हो गया। दूसरा क्या है? वनों का विनाश। दूसरा क्या है? वनों का विनाश। पहला जो था औद्योगिकरण था, दूसरा वनों का विनाश था। वनों के विनाश का जो टॉपिक है उसको मैंने इस प्रकार से लिखवाया है, ठीक है ना। तो वनों के विनाश के कारण CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जब वनों को काटा जाएगा। एक देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, वनों को काट करके जलाएंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जब उधर वो बढ़ रही है। अब CO2 की मात्रा, जब पेड़ पौधे भोजन ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, जब वो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं? CO2 की मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब CO2 की मात्रा को ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ना। जब वो बढ़ेगी तो ऊपरी वायुमंडल में एक मोटी परत के रूप में निर्मित हो जाएगी। तो वही बात है कि ये जो CO2 की बढ़ी हुई CO2 की जो मात्रा है वो आपके पार्थिव जो विकिरण है उनको निकलने नहीं देगी, वायुमंडल की ओर जाने नहीं देगी और तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो है, किताब के अकॉर्डिंग हम बात करें जीवाश्म ईंधन। तीसरा जो है यहाँ पे, तीसरा अगर शॉर्ट फॉर्म में, पहला तो क्या था? औद्योगिकरण। दूसरा क्या था? वनों का विनाश। दूसरा क्या था? पहला औद्योगिकरण था, दूसरा वनों का विनाश था, तीसरा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के दहन से ये टॉपिक है किताब में, ऐसा दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन के दहन से, ठीक है ना। तीसरा ये टॉपिक है। अब देखो इसको हमने किस प्रकार से लिखा है? जीवाश्म ईंधन के दहन से मतलब जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, है ना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाएंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से ईंधन आते हैं आपको पता है ना। जैसे कोयला है, लकड़ी से क्या बनता है? कोयला बनता है ना। जब हम कोयले को जलाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना, डीजल वगैरह है, उनको जब हम जलाते हैं तो उनसे जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तो लगभग 80% CO2 की मात्रा उत्सर्जित होती है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से लगभग कितने प्रतिशत? 80%। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 80% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। चौथा देखिए किताब के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। चौथा पॉइंट क्या है किताब में? रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। अब देखिए हमने ये टॉपिक है रेफ्रिजरेटर्स तथा एयर कंडीशनर क्या है? यहाँ पे ये AC है। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं अपन इसको? AC बोलते हैं ना, AC लगवा ली, ठीक है। एयर कंडीशनर्स मतलब AC का प्रयोग, ये टॉपिक है के द्वारा। अब देखिए इसको हमने किस रूप में लिखवाया है? रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स के द्वारा CFC। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? CFC, ये CFC मतलब CFC का फुल क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कै भी आधा है यहाँ पे, फै भी आधा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, AC वगैरह ना, उनसे CFC की मात्रा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी मानी जाती है? CFC और आपका CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, 4 कारण हो गए ना, हमने पढ़ लिए 4 कारण। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ये पूछा जाए कि हरित गृह प्रभाव के 4 कारण बताइए, हरित गृह प्रभाव के 4 कारण बताइए, तो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बता दोगे? औद्योगिकरण, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, और चौथा क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। इस प्रकार से हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम। अब देखिए, हम जो तीसरा टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम। हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम देखिए, हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम। यहाँ पे ये हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम जो हैं उनमें बात कर लेते हैं अपन। CH देखिए, मीथेन है, इसका सिंबल पीछे की ओर आना चाहिए, वैसे आगे लिख दिया बच्चे ने मीथेन। मीथेन का फिर यहाँ पे जो संकेत है वो यहाँ पे होना चाहिए CH4, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या हुआ? जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बदला हुआ रूप है। नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों में पिछले 100 वर्षों में, कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों में पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा औद्योगिक क्रांति 1779 में, कब हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में हुई थी ना, 1779 में। औद्योगिक क्रांति के बाद CO2 की सांद्रता, यहाँ पे सा है, आधा न है, द है, द में से र निकला हुआ है ना, और ता है सांद्रता। CO2 की सांद्रता में 30% की, CO2 की सांद्रता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 30% की। तथा CH4 में जो मीथेन है, मीथेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 145% तक की वृद्धि हुई है। 145%, कितना लिखा हुआ है ये? 145। CH4 क्या है? मीथेन। 145% तक की वृद्धि हुई है। अतः हरित गृह प्रभाव के निम्न प्रमुख दुष्परिणाम हैं। कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? हरित गृह प्रभाव से क्या क्या इफेक्ट हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी हम शॉर्ट फॉर्म को भी बात करते चलेंगे और वैसे भी बात कर लेंगे। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पहला टॉपिक अगर हम शॉर्ट फॉर्म की किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि ये है, यहाँ पे टॉपिक क्या बनेगा? तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि पहला टॉपिक क्या है? तापमान में वृद्धि। अब इसको हमने कैसे लिखा है? हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है, में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे वृक्षों का तीव्र गति से विनाश हुआ है। जिससे क्या हुआ है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने से क्या हुआ है? वृक्षों का तीव्र गति से विनाश हुआ है। वृक्षों का तीव्र गति से विनाश हुआ है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया? तापमान में वृद्धि। दूसरा देखिए, हरित गृह प्रभाव के कारण वर्षा चक्र में परिवर्तन हुआ है। तो दूसरा टॉपिक वैसे क्या हो गया? वर्षा में वृद्धि। दूसरा टॉपिक क्या हो गया? वर्षा में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के कारण जो वर्षा चक्र है उसमें भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक किताब के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा? वर्षा में वृद्धि। पहला टॉपिक क्या था? तापमान में वृद्धि। दूसरा क्या है? वर्षा में वृद्धि। वर्षा में वृद्धि। तो हमने इसको किस रूप में लिखा है? हरित गृह प्रभाव के कारण वर्षा चक्र में परिवर्तन हुआ है। अर्थात वर्षा चक्र में परिवर्तन होने का मतलब क्या है? जिन क्षेत्रों में पहले अधिक वर्षा हो रही थी उन क्षेत्रों में अब न्यून वर्षा हो रही है, और जिन क्षेत्रों में पहले कम वर्षा हो रही थी उन क्षेत्रों में वर्तमान समय में अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है। इस प्रकार से वर्षा चक्र भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्षा में वृद्धि टॉपिक क्या हो गया? वर्षा में वृद्धि। अर्थात कुछ क्षेत्र वर्षा चक्र में
परिवर्तन के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में बदल गए हैं। अर्थात कुछ क्षेत्र वर्षा चक्र में परिवर्तन के कारण, वर्षा क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में बदल गए हैं। मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अभी न्यून वर्षा हो रही है, तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र क्या होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, इस रूप में आपको ध्यान करना है। तीसरा टॉपिक क्या है? समुद्र सतह में वृद्धि। तीसरा टॉपिक, अगर हम टॉपिक की बात करें तो क्या होगा? समुद्र सतह में वृद्धि। समुद्र सतह में वृद्धि। अभी देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है समुद्री जल स्तर बढ़ने से, समुद्री जल स्तर में वृद्धि या समुद्री सतह में वृद्धि। अब इसको हम वैसे देखते हैं, तापमान में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ही कितनी वृद्धि हो रही है? 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ही हिमनद क्या होते हैं? बर्फ़ की नदियाँ जो होती हैं, हिमानियाँ जो होती हैं, हिमनद भी कहते हैं, हिमानियाँ भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। बर्फीली जो नदियाँ होती हैं जिनमें जो बर्फ़ के बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं वो फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें हम हिमनद कहते हैं। बर्फ़ की नदियों को हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर भी कहते हैं अंग्रेजी में इनको। पिघलने लगते हैं जब तापमान में इस प्रकार से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाएगी तो ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे ना, जिसके परिणामतः समुद्री जल स्तर बढ़ने से समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर होगा, बढ़ेगा ना। समुद्री जल स्तर बढ़ने से अनेक समुद्री द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। अनेक जो समुद्री द्वीप हैं, समुद्री द्वीपीय जो देश हैं, समुद्री द्वीप जो हैं वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे किसको लिया है? बाली द्वीप को। बाली द्वीप एक छोटा सा द्वीप था, किसका? इंडोनेशिया का, जो वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है। वो जलमग्न हो गया है, डूब गया है। ठीक है ना, इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए अगली विशेषता, चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता किताब के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। चौथी विशेषता क्या है? वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन, है ना। तो हमने किस रूप में लिखा है इसको? हरितगृह प्रभाव के परिणामतः, हरितगृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होगा या हुआ है। ठीक है ना। पांचवी विशेषता देखिए, पांचवी विशेषता बीमारियों के स्तर में वृद्धि। पांचवी विशेषता क्या है? किताब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बीमारियों के स्तर में वृद्धि। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, बीमारियों के स्तर में वृद्धि। ठीक है ना। पांचवा टॉपिक क्या है? बीमारियों के स्तर में वृद्धि। हरितगृह प्रभाव में वृद्धि के कारण अनेक बीमारियों के स्तर में वृद्धि होगी। अनेक बीमारियों के स्तर में वृद्धि होगी। जैसे 3.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर मलेरिया के स्तर में 45 से 60, मलेरिया के स्तर में 45 से 60% तक वृद्धि हो जाएगी। जब तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाएगी तो मलेरिया का जो स्तर है उसमें 45 से 60% तक वृद्धि हो जाएगी। ये भी एक कंसेप्ट है एग्जाम्पल के तौर पर। छठवीं विशेषता देखिए, हरितगृह प्रभाव के कारण, छठवीं विशेषता किताब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जैव विविधता को खतरा क्या है किताब में? यहाँ पे छठी विशेषता में देखते हैं तो क्या है? जैव विविधता को खतरा, जैव विविधता को खतरा, जैव विविधता को खतरा होना। ठीक है ना। अब देखिए इसको हमने किस रूप में लिखा है? हरितगृह प्रभाव के कारण जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। हरितगृह प्रभाव के कारण जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। जैसे निकट भविष्य में, आने वाले समय में, या यूँ कहें निकट भविष्य में 80% तक जैव विविधता को खतरा हो सकता है। 80% जैव विविधता जो है उसके ऊपर खतरा आ सकता है। ठीक है ना। तो 80% जैव विविधता को खतरा हो सकता है। यहाँ पे कितना है? 80%।
अब जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, अब देखिए जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 तक हमने पढ़ा, 6 तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए अलग से तो आने की संभावना कम रहती है। 7 नंबर का सबसे बड़ा जो टॉपिक है इसको हम 7 नंबर दे सकते हैं। 6 तक हमने पढ़ा ना दुष्परिणामों में, हरितगृह प्रभाव के जो दुष्परिणाम हैं उनमें हमने 6 नंबर तक पढ़ा। अब 7वां इसको हम दे सकते हैं, 7 नंबर रोमन गिनतियों में हम इसको दे सकते हैं, वैश्विक तापन को देख सकते हैं। अब वैश्विक तापन को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी हमने प्रारंभ में बात कर ली है ना कि जब लगातार पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होगी, तो लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोब का मतलब क्या होता है, विश्व, और विश्व कौन है, संपूर्ण पृथ्वी है ना। तो उसके संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि किसके कारण हो रही है, हरितगृह प्रभाव के कारण होगी ना। तो उससे भी अनेक प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं या मिलेंगे, ठीक है ना। वैश्विक तापन देखिए, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे, पृथ्वी के घटते तापमान में, सॉरी बढ़ते तापमान है यहाँ पे, पृथ्वी के बढ़ते तापमान में, ये क्या लिखा हुआ है, बढ़ते तापमान में वृद्धि के कारण, पृथ्वी के बढ़ते तापमान में वृद्धि के कारण एक तो भारत, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश। मालदीव एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। मालदीव कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, एक द्वीपीय छोटा सा देश है भारत के नीचे, ठीक है ना। बांग्लादेश आप जानते हो, भूटान है, पाकिस्तान है तथा श्रीलंका आदि की लगभग 2 अरब जनसंख्या प्रभावित होगी। कितनी अरब जनसंख्या प्रभावित होगी, 2 अरब जनसंख्या प्रभावित होगी। आपको ध्यान होगा कि भारत, नेपाल, मालदीव जो है, मालदीव तो ऑलरेडी पहले से ही हिंद महासागर में महासागरीय द्वीप है मालदीव तो है ना। बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है तथा श्रीलंका आदि की लगभग 2 अरब जनसंख्या प्रभावित होगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय पर्वत से संबंधित सारे देश हैं ये, और जब ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो हिमालय की जो ग्लेशियर जो हैं वो तीव्र गति से पिघलने लगेंगे। जब वो तीव्र गति से पिघलने लगेंगे तो एक तो हिमालय से निकलने वाली जो नित्यवाही नदियां हैं उनमें बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ में ही जो महासागरीय जलस्तर बढ़ेगा, तो महासागरीय जलस्तर बढ़ेगा तो उससे जैसे आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है ना, तो और आपका जो मालदीव है, ऐसे जो देश हैं उनकी अधिकांश जो भूमियां हैं वो जलमग्न हो जाएंगी, ठीक है ना। इस रूप में आपको ध्यान करना है। और देखिए अगला जो है, विश्व के वैज्ञानिकों ने संपूर्ण विश्व में 9 सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया है। कितने क्षेत्रों को सर्वाधिक चिन्हित किया है, 9। यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, 9 क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत रखा है। किन्होंने, विश्व के वैज्ञानिकों ने। जैसे भारत उन 9 में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक प्रभाव या खतरा चीन तथा भारत जैसे देशों में होगा। एक तो चीन में होगा, एक भारत जैसे देशों में होगा, जिसके परिणामतः भारत में गेहूं के उत्पादन में, भारत में गेहूं के उत्पादन में 3 से 4% तक की कमी होगी। 3 से 4% तक की क्या होगी, कमी होगी। आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक प्रभाव या खतरा चीन और भारत जैसे देशों में होगा, जिसके परिणामतः भारत में, यहाँ पे इसके जो है इसको काट देना, भारत में गेहूं के उत्पादन में 3 से 4% तक की कमी होगी। कमी क्यों होगी, अब आप सोचो कमी क्यों होगी। आप सोचिए, भारत में गेहूं की फसल का उत्पादन हम कब करते हैं, सर्दियों में करते हैं ना, सर्दियों में करते हैं। जब शरदकालीन जो ऋतु है उसकी अवधि कम हो जाएगी, एक तो अवधि कम हो जाएगी, और जो अवधि सीमित जो अवधि होगी उसमें भी तापमान कम हो जाएगा। उसमें भी क्या हो जाएगा, तापमान कम थोड़ी होगा, तापमान बढ़ जाएगा। उसमें भी क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। जब सर्दियों में या शीतकाल में हम क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो जब उसमें भी तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाएगा तो गेहूं की जो बालियां होती हैं उनमें अन्न विकसित नहीं हो पाएगा। गेहूं की बालियों में अन्न विकसित नहीं हो पाएगा। जब अन्न विकसित नहीं हो पाएगा तो उत्पादन में 3 से 4% तक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना।
तो इस रूप में आप ध्यान करेंगे। अगला देखिए क्या प्रभाव होगा। समुद्री जल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि होने पर, कितने मीटर की, मात्र 1 मीटर की, ध्यान देना यहाँ पे, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने पर। वृद्धि कैसे होगी, जब शीत ध्रुवीय क्षेत्रों का और उच्च जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं जिनके ऊपर बर्फ जमी रहती है, जब वो पिघलने लगेगी तो समुद्र के जल स्तर में जब 1 मीटर की वृद्धि हो जाएगी ना, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 मीटर की वृद्धि होने पर ही, 1 मीटर की वृद्धि होने पर ही 576.40 576.40 576.40 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। जो भी प्रभावित देश हैं उनकी कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी, 576.40 हेक्टेयर। कितना लिखा हुआ है ये, 576.40 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। ठीक है ना। ये मतलब वैश्विक जो तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके डैश लगा करके आप इनको एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट, मतलब लाइन 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 के रूप में आप लिखना, अलग अलग जैसा लिखा हो वैसे ही आप इसको लिखना, है ना। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण, अब देखिए यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण 71 लाख लोग तटवर्ती क्षेत्रों से विस्थापित हो जाएंगे। कितने लोग, 71 लाख या लाख, है ना, 71 लाख, कितने लोग हो जाएंगे, 71 लाख लोग तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र जलमग्न होंगे, जो जल में डूबने लगेंगे, उन क्षेत्रों से 71 लाख जो जनसंख्या है वो अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाएगी या विस्थापित हो जाएगी। जैसे बांग्लादेश का कितना प्रतिशत भाग जलमग्न हो जाएगा, 17%। बांग्लादेश जो है उसका 17% भाग जलमग्न हो जाएगा। वर्तमान समय तक तापमान में हुई वृद्धि के कारण 80% जैव विविधता खतरे में आ जाएगी। वर्तमान समय तक तापमान में जो वृद्धि हो चुकी है, अब तक जो वृद्धि हो चुकी है, उस वृद्धि के कारण ही कितने प्रतिशत जैव विविधता प्रभावित होगी, 80%। 80% जैव विविधता प्रभावित होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे हम बात करें, वैश्विक तापन के ही चीज़ें देख रहे हैं हम। प्रतिवर्ष हिमनद, हिमनद हम किसे कह रहे हैं, ग्लेशियर को कह रहे हैं। प्रतिवर्ष हिमनद किसको कह रहे हैं हम, ग्लेशियर को कह रहे हैं। प्रतिवर्ष हिमनद 1.7 मिलीमीटर, 1.7, इसको हम बढ़ा लेते हैं, 1.7 मिलीमीटर की दर से पिघल रहे हैं। मतलब प्रतिवर्ष जो हिमनद हैं, ग्लेशियर जो हैं, वो बढ़ते हुए तापमान के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण 1.7 मिलीमीटर की दर से पीछे की ओर हट रहे हैं। पीछे की ओर हटने का मतलब क्या हुआ, पिघल रहे हैं। ठीक है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैसे भारत का यहाँ पे क्या का लिखा हुआ है, जैसे भारत का गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे भारत का गंगोत्री ग्लेशियर 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। कितने मीटर पीछे खिसक चुका है, 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 23 मीटर लिखा हुआ है, 23 मीटर्स। ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर जो है भारत का कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर अपने वर्तमान स्थान से कितना पीछे हट गया या कितना पिघल चुका है, 23 मीटर, 23 मीटर्स। ठीक है ना, 23 मीटर पीछे हट चुका है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। नोट के रूप में देखिए, यहाँ पे नोट के रूप में हमने क्या लिखाया हुआ है, विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है, चीन है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है, चीन है ना। मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। और कार्बन का जो देश जितना अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे CO2 की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है ना। तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से ओवरऑल जो भी हमने 4-5 जो ग्रीन हाउस गैसें जो पड़ी हैं, उन गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है, भारत का संपूर्ण विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, 4th स्थान। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान करना है। अब देखिए ये भी एक कॉमन सा प्रकार का टॉपिक माना जाता है, हरित गृह प्रभाव। चौथा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय। हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब नियंत्रित करने के उपाय सीधे सीधे क्या होंगे,
भाई जिनकी वजह से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ना, उनको ही आप कम कर दीजिए तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो हरित गृह प्रभाव को कम करने के उपाय, अब पहला उपाय क्या है, जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम उपयोग करना। देखिए क्या है पहला उपयोग, मतलब उपाय क्या हो सकता है, जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम उपयोग करना। अब जीवाश्म ईंधन में किस किस को ले रहे हैं अपन, यहाँ पे ये बकेट लगा हुआ है, जीवाश्म ईंधन को हम किस किस, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत हम किस किस को ले रहे हैं, एक तो लकड़ी, जो घरेलू लकड़ी हम जलाते हैं उससे भी CO2 की मात्रा बढ़ती है, कोयला जिसको हम औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाते हैं, प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक, यहाँ पे गैस मान लीजिए कि यहाँ पे प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ ही लिखा हुआ है, प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें प्राकृतिक गैस का दहन भी हो गया, प्राकृतिक जो तेल है पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना, उसका दहन भी हो गया। तो जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम उपयोग करना। दूसरा क्या है, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना। दूसरा कारण क्या हो गया, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना। जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ना, तो पेड़ लगाएंगे जो, आप अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, CO2 की मात्रा को भोजन बनाते समय कौन काम में लेते हैं, पेड़ पौधे काम में लेते हैं ना। तो अधिकांश CO2 की मात्रा पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की कर ली जाएगी, जिससे क्या होगा, CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी नहीं। जब उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, उसकी मात्रा में वृद्धि ही नहीं होगी, तो ऊपरी वायुमंडल में CO2 से एक जो बनने वाली जो मोटी परत है वो निर्मित नहीं होगी और पार्थिव विकिरणें भी वायुमंडल में पहुंच पाएंगी। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान करना है। तीसरा देखिए, CFC को नियंत्रित किया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित किया जाए। अब नियंत्रित कैसे किया जाए, भाई जहाँ से वो निकल रही है ना, उनको आप काम में लेना बंद कर दीजिए, CFC अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। CFC को नियंत्रित किया जाए अर्थात CFC का उत्सर्जन करने वाले भौतिक साधन कैसे, जैसे एक तो अभी हमने बात की ना, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, उसका उत्सर्जन कौन से साधनों से होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है। वे एयर कंडीशनर्स का उपयोग कम किया जाए, AC जो हैं AC वगैरह नहीं लगाई, रेफ्रिजरेटर्स हम काम में नहीं लें, है ना। रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं भाई, फ्रिज देखा घर में, बार बार ये शब्द आ रहा है, तो फ्रिज जानते हो ना, फ्रिज जिसमें फ्रीजर करने की सुविधा होती है, खाद्य पदार्थों को ठंडा रखते हैं हम, किससे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उनको, पर शीतन जो उपकरण होते हैं, वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने वाले जो उपकरण होते हैं, उनको हम मुख्यतः रेफ्रिजरेटर्स के रूप में मतलब उनके रूप में इनको डिफाइन करते हैं। रेफ्रिजरेटर या जो फ्रीजर होते हैं, फ्रीजर मान लीजिए, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए ना, वस्तुओं को ठंडा रखने वाले। आपने कभी एक तो हॉट मतलब कॉफ़ी होती है, गर्म कॉफ़ी होती है, एक कोल्ड कॉफ़ी होती है, ठंडी कॉफ़ी भी होती है ना, ठंडी कॉफ़ी भी होती है। तो बड़े बड़े जो फ्रीजर होते हैं, आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, है ना, तो इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनमें रेफ्रिजरेटर्स को काम में लिया जाता है। तो इन रेफ्रिजरेटर्स में आपने कभी फ्रिज खोल करके देखा होगा। अब फ्रिज में भी जैसे मान लीजिए 10 साल 5 साल के बाद में उसमें जो फ्रीऑन जो गैस है वो भरवाई जाती है ना, तो वो गैस किस में कन्वर्ट होकर के निकलती है, CFC जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में वो उत्सर्जित होती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा।